टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूल फॉर द फ्यूचर विच इज़ गोइंग टू सी अ 50 फोल्ड एक्सपेंशन, यानी हम बात करने वाले ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट की नई पॉलिसी, इंडस्ट्री और उसका पूरा इकोसिस्टम समझेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन बाकी हाइड्रोजन से कैसे अलग है, आज उसकी कॉस्ट क्या है, बाद में क्या हो जाएगी, क्या 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 चीज़ें हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए काम करने वाली हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे वर्क कर रही है, और पूरी की पूरी इस पॉलिसी में या फिर ये जो भी नई टेक्नोलॉजी है या नया फ्यूल है, इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, उस पर सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सारे डिटेल्ड इंसाइट्स के लिए और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। अगर आप देखा होगा तो लास्ट जो हम लोग ने एक वीडियो बनाया था द नेक्स्ट बिग थिंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें भी हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया था ग्रीन हाइड्रोजन का। आज उस एस्पेक्ट को अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें तो जो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी यहाँ पे अनाउंस करी है, उसके कुछ की पॉइंटर्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहला पॉइंट जो बोलता है कि है ना, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए ना रिन्यूएबल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पे बोला है कि पावर एक्सचेंज से ली जा सकती है। अगर आपने देखा होगा तो हमारे आईएक्स के वीडियो में हमने बोला था कि यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका भी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी का अगर ट्रेडिंग वगैरह ये ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट्स करेंगे तो यहाँ पे एक ही कंपनी है जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, वो है आईएक्स। ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर अपन देखें तो ओपन एक्सेस वगैरह मिलेगा, बेसिकली आउटसाइड मतलब ये लोग ओपन मार्केट से अपनी इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं। उसके अलावा इनको यहाँ पे ना स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे ना अप टू 30 days दिए जाएंगे टू स्टोर देयर ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह। देन डिस्कॉम कैन बाय एंड सेल द ग्रीन रिन्यूएबल पावर टू मैन्युफैक्चरर्स एट द कंसेशनल रेट्स, मतलब जो ग्रीन हाइड्रोजन वाले कंपनीज को यहाँ पे कंसेशन रेट पे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी दी जाएगी। उसके अलावा ट्रांसमिशन चार्जेस यहाँ पे 25 साल तक यहाँ पे हटा दिए जाएंगे। फिर लैंड रिलेटेड और पावर ग्रिड रिलेटेड कुछ प्रायोरिटी अनाउंसमेंट है जहाँ पे इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे सिंगल पोर्टल क्लियरेंस बनाया गया, बेसिकली एक ही पोर्टल एक ही एप्लीकेशन के थ्रू सारी चीज़ें कर दी जाएगी। और इनको दूसरा, इनको पोर्ट्स पे भी है ना थोड़ी बहुत यहाँ पे जो बंकर्स डालने होते हैं, बंकर्स वगैरह बनाने होते हैं स्टोरेज वगैरह के लिए, तो उसमें भी यहाँ पे थोड़ी बहुत इनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे अभी जो मेन इंडिया की जो पॉलिसी आई है वो बेसिकली एक है ना विजन स्टेटमेंट है कि हमारा क्या प्लान है। और जो अभी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आई है वो भी इट्स ऑल टॉक अबाउट द वेरी मैक्रो लेवल थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ों पर बात कर रही है। अभी जो अपनी पॉलिसी है वो ये चीज़ पे बात ही नहीं कर रही कि सरकार कितने रुपए में खरीदेगी, इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, क्या सारी चीजें होंगी, क्या अदर रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीजें अभी बात नहीं हो रही है। ठीक है। कौन इसको बेच सकता है, कौन इसको नहीं बेच सकता, अभी इस पे बात नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट भी यहाँ पे 15,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम यहाँ पे प्लान कर रही है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के लिए वो है इलेक्ट्रोलाइजर। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइजर्स। ये बेसिकली फ्यूल सेल्स है जो यहाँ पे इनको काम आएंगे टू कन्वर्ट बेसिकली अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी से अपन कैसे जब ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइजर यूज होते हैं। अगर अपन और समझे इसको तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी जो हाइड्रोजन है उसमें अभी क्या फ़र्क है। देखो, अभी जो अपना ग्रे हाइड्रोजन है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 99% उसका यूजेज है, वो कैसे बनाया जाता है, नेचुरल गैस वगैरह और यहाँ पे अपनी कोल के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत चीप है, बिकॉज नेचुरल गैस वगैरह काफ़ी चीप है एंड इट इज़ वाइडली अवेलेबल। तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि वो ना उसमें CO2 का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे एक और जो इंपॉर्टेंट है वो ब्लू हाइड्रोजन है। इसका इकोनॉमिक वाइबिलिटी सबसे ज़्यादा है और इसका CO2 कम एमिशन भी सबसे कम, मतलब रिलेटिवली कम है ग्रे हाइड्रोजन से। तो ब्लू हाइड्रोजन थोड़ा मतलब अच्छा है। और इसको यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसको डीप, इसमें जो CO2 एमिट होता है ना, बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो डीप अंडरग्राउंड वाटर्स में एमिट, मतलब है ना, उसको डंप कर दिया जाता है, या फिर उसको ऑयल रिफाइनरीज जो अपने एडवांस ऑयल रिकवरीज है उसमें यूज किया जाता है। वहीं पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे वाटर को हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से सेपरेट किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर के अंदर हाइड्रोजन H2O जो अपना होता है और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर। ठीक है। और उसके बाद ये अपना बनता है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो सबसे महंगा है, अभी 6 किलोग्राम का इसका यहाँ पे वो है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इट इज़ लाइक 3 times एक्सपेंसिव ऑफ द अपना ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये बेसिकली अपना वो हो गया। अगर इसको और अच्छे से समझे तो अगर आप
यहाँ पे देखोगे तो ये अपना ग्रे हाइड्रोजन है, मीथेन एंड कोल और नेचुरल गैस वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें जो ब्लू हाइड्रोजन है उसमें भी यही सारी चीज़ें यूज़ होती है, बट उसका में जो CO2 एमिशन होता है ना वो कैप्चर्ड कर लिया जाता है। इट इज़ रिटन कि यहाँ पे कैप्चर्ड हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो होता है ये जो ना ग्रे हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे CO2 कैप्चर ही नहीं होता है, यहाँ पे सीधा आसमान में छोड़ दिया जाता है, काइंड ऑफ थिंग। मतलब मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू साइंस एंड ऑल दैट। ग्रीन हाइड्रोजन अपना जो है बेसिकली यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू वो सारी चीज़ें की जाती है, और इट इज़ अ मोर ग्रीनर प्रोसेस। फिर एक और जो यहाँ पे पिंक हाइड्रोजन है वो थोड़ा अलग ही है, और मिथेन के थ्रू भी किया जाता है, वो बेसिकली टर्काइज H2 है। इस पे तो अभी इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई है, ठीक है। ये तो अभी जो है इसकी करंट कॉस्ट तो ये तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, तो यहाँ पे अभी ये टेक्नोलॉजी भी कहीं पे नहीं है। इवन ये पिंक हाइड्रोजन भी नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन भी वर्ल्ड में बहुत ही कम कंपनीज है, जो बहुत ही कम कंट्रीज हैं इवन उन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज में मैंने जितनी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी, तो जैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा पीछे, अगर आप देखोगे बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। इवन चाइना इज़ वेरी एग्रेसिव इन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। बट इंडिया अभी ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में ना बाकी सब कंट्रीज के बराबर है। सभी कंट्रीज अभी प्लान ही कर रही है, कुछ यहाँ पे बड़ा यहाँ पे किसी ने अपना डाला नहीं है, बट एवरी कंपनी एंड एवरी कंट्री इज प्लानिंग ओनली। सेम इंडिया में भी वही हो रहा है। तो वहाँ पे इंडिया के पास एक ना अपॉर्चुनिटी है कि जैसे जैसे अपन फर्स्ट हैंड अगर रहेंगे, फ्रंट रनर रहेंगे, तो अपने को एक एडवांटेज रहेगा। अगर आप देखो तो जो करंट कॉस्ट है वो अपना जो ग्रीन हाइड्रोजन का है वो बहुत ज़्यादा है, $6 के आसपास बैठता है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्ट एमिशन है CO2 का, वो आप यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट में कि यहाँ पे कितना एमिशन होता है, ठीक है। इसके अंदर अपना बहुत कम होता है, और इसके अंदर तो जीरो होता है ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। करंट यूसेज जो मैंने बताया अभी 95 से 99% अपना ग्रीन हाइड्रोजन का होता है। ब्लू हाइड्रोजन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा वायबल माना जा रहा है, कंपेरेटिवली कॉस्ट उसकी कम है और उसका CO2 एमिशन भी कम है। बट यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन विल डेफिनेटली टेक ओवर द ब्लू हाइड्रोजन, ऐसा माना जा रहा है। वापस ये वही सारी चीज़ें जो आप हमारे ट्विटर थ्रेड पे देख सकते हो, इसको कैसे बनाया जा रहा है, क्या क्या प्रोसेस है, सोलर, विंड, कोल, नेचुरल गैस किससे क्या बनता है, तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अपन ज़्यादा साइंटिफिक और डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके अलावा इसके पूरे इकोसिस्टम को अगर आप समझोगे तो ये एक चार्ट है जहाँ पे पूरा इकोसिस्टम बताया हमने कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कैसे क्या क्या होगा। इट इज़ बेसिकली ऑल साइंटिफिक ये पूरा प्रोसेस है, जस्ट बिकॉज आपको समझाने के लिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंपैक्ट हो जाएंगी, जैसे आयरन एंड स्टील है, पेट्रोकेमिकल्स है। उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट में एक चार्ट है कि कितना हमारा है ना कार्बन का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अक्रॉस द इंडस्ट्रीज कितना हमारा यहाँ पे बेसिकली पावर कंपनीज या फिर जो फ्यूल सेल कंपनीज है, आयरन रिडक्शन वगैरह, तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे कंपनीज में है ना इनके बेसिकली यूजेज जो है कार्बन का जो वो है एमिशन कम होता जाएगा। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वापस पूरी वैल्यू चेन है हाइड्रोजन की, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें। बट अपन मोटा मोटी जो वैल्यू चेन है उसको अपन बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप समझे, अब यहाँ पे बात करते हैं कैपेक्स की। $250 बिलियन का एक्सपेक्टेड कैपेक्स है बाय 2050, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे कैपेक्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए। दूसरा सबसे ज़्यादा जो बड़ा बूस्ट मिलेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा। बाकी जो कंट्रीज है, बाकी जो सेक्टर्स है, लाइक कन्वर्जन हो गया, ठीक है। इसमें अमोनिया भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अमोनिया को भी है ना हाइड्रोजन से बनाया जाता है। या फिर अगर अपन बात करें मिथेनॉल वगैरह जो है अपना, जिस पे अपन ने थोड़े टाइम पहले JNFC के वीडियो में बात करी थी, तो मिथेनॉल को भी हाइड्रोजन से बनाया जाता है। अगर वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन आ गया तो इनको भी यहाँ पे बेसिकली ना फायदा होगा, क्योंकि उनकी बेसिकली कॉस्ट वगैरह और उस पर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, एंड इट बिकम्स अ मेजर यूसेज, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्यूल सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इनका स्टोरेज हो गया। स्टोरेज में अगर अपन बात करें तो बेसिकली वाट बैग है जो यहाँ पे है ना इसमें काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर अपन बात करें तो एजिस लॉजिस्टिक्स है जो इसमें काम करने वाला है। इवन गेल भी है जो बोल रहा है कि हम जो नेचुरल गैस के थ्रू ही उसी पाइपलाइन में ही हम लोग यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन भी हम लोग देर ना अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर आयरन रिडक्शन और बाकी जो अदर इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने आपको बताया इक्विपमेंट्स हो गए, केमिकल्स वगैरह में भी इनका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस रहेगा, ठीक है। हीट एंड पावर जनरेशन कंपनीज में भी रहेगा। तो ये बेसिकली पूरा मार्केट है। यहाँ पे अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोलाइजर्स जो है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइजर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। फिर उसके बाद फ्यूल सेल्स है, ये भी एक है ना इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी की पूरी अपनी इसका इकोनॉमी का, इकोसिस्टम। तो यहाँ पे कुछ ग्लोबल कंपनीज है जिन जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर, फ्यूल सेल्स और इसमें काम कर रही है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, रिलायंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया था डेनिश कंपनी के साथ, जहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एग्रीमेंट किया है। तो रिलायंस इज़ वन ऑफ द ऑल्सो फ्रंट रनर। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन बात करें ग्रीन हाइड्रोजन के सबसे बड़े यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आई है। रिलायंस का प्लान है $1 पे लाने का, अभी यहाँ पे लगभग $5 से $6 पर किलोग्राम का वो है, ठीक है। बिगेस्ट कॉस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर्स का है, तो उसकी अगर यहाँ पे कॉस्ट कम होती है तो वो एक होगा। फिर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के थोड़े इशूज़ है, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू ट्रांसपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है।
इसका जो बेसिकली कूलिंग टेम्परेचर है ना -252 डिग्री सेल्सियस का चाहिए। उसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड होगा, बिकॉज क्या है कि प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ भी लो है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए इंडिया में, तो रिन्यूएबल एनर्जी 100 गीगावाट की बनी हुई है। ठीक है, दो मोदी जी का यहाँ पे प्लान है कि 500 गीगावाट का, बट इंडिया में अभी भी 100 गीगावाट के ही टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट अनाउंस्ड हुए हुए हैं। फिर टेक्नोलॉजी भी थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले समय में, और बिकॉज इट इज़ अ चेंजिंग थिंग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अपन चलिए आज भी ग्रीन हाइड्रोजन को इम्पैक्ट लेके आ जाए $6 पे भी, तो जो जो उस कंपनीज उसको यूज़ करना चाहती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, केमिकल्स वगैरह हो गया, या फिर एनर्जी पावर जनरेशन वाली कंपनीज हो गई, उनके लिए ग्रीन हाइड्रोजन अभी वायबल नहीं होगा, क्योंकि इतना महंगा अगर कंज्यूम वो करने लग गए तो उनको प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो उनको भी अगर प्रॉफिटेबल लाना है इसको, ग्रीन हाइड्रोजन को वायबल बनाने के लिए, तो वो उसका भाव कम से कम है ना $2 या $3 के आसपास आना चाहिए। दैट इज़ वॉट, मतलब बल्कि अगर अपन देखें तो $3 से लेके $0 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे है ना उस पर उनके लिए वायबल होगा। नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि हम हमारे एग्जिस्टिंग बायोफ्यूल्स या फिर जो भी फ्यूल्स है वो ही फॉसिल फ्यूल्स ही यूज़ करने लग जाएंगे। तो वायबिलिटी इट इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग जो अपने को देखना है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर अपन देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड अनाउंस की गई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी दो तीन तरह की होती है, एक तो R&D प्रोग्राम होता है, विजन डॉक्यूमेंट होता है, रोड मैप होता है, स्ट्रेटेजी होती है। अभी जो अपना है बेसिकली विजन डॉक्यूमेंट है, अपन ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो सरकार का है कि 2030 तक हम थोड़ा बहुत ग्रीन हाइड्रोजन में आगे बढ़ जाए, तो वो सारी चीज़ें, तो स्ट्रेटेजी वगैरह और डिटेल्ड हो जाता है, तो वो यहाँ पे हमने बताया है इस पूरे चार्ट में। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे अपने को कितना कॉस्ट रिडक्शन देखना है, तो करंटली यहाँ पे अगर अपन देखें तो कॉस्ट रिडक्शन अपना 80% कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए, जब जाके ये हो पाएगा। और इसके पीछे भी क्या क्या चीज़ें कम करनी है, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल्स की यहाँ पे चीज़ें को कम करना है, जब जाके ये अपन 80% कॉस्ट रिड्यूस करके $1 या $2 के आसपास इसको बना पाएंगे। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे एक और चार्ट के थ्रू हम लोग ने ये बताया कि हाइड्रोजन का यहाँ पे एप्लीकेशन क्या क्या है, और यहाँ पे बेसिकली यूजेज क्या क्या है, मतलब उसका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जा रहा है अभी, जो कि इनर सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पे उनका एप्लीकेशन कहाँ का है, रिफाइनिंग एंड अदर की सेक्टर्स में, और वहाँ पे उसी सेक्टर उसको हमने थोड़ा टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे बताया है। तो यू कैन चेक दिस ओवरऑल डिटेल थिंग्स, है ना। अभी इंडिया में तो ज़्यादा हाइड्रोजन रिलेटेड कंपनीज नहीं है, तो उन पे जब जब वो नए नए अपने लेके आएंगे, देखो पूरी वैल्यू चेन बहुत बड़ी है, हर कंपनी कुछ ना कुछ वैल्यू चेन में एक पार्ट पे काम कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें किस कंपनी का सबसे पहले फॉर्च्यून बदलेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक ऐसी कंपनी जो कि पूरी इकोनॉमी ही है। ठीक है, और वो हमेशा फ्रंट रनर रहने वाली है, कोई भी नई चीज़ हो। 1 किलोग्राम $1 में देंगे अगले 10 साल के अंदर, दैट इज देयर 1 डिकेड, मतलब, है ना। तो ये उनका मुकेश अंबानी का विजन स्टेटमेंट है, और वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आगे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर की डील तो करी है, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में तो ये लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और जामनगर में ये लोग करेंगे, तो वहाँ पे पोर्ट वोर्ट भी पास में है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा, मतलब, है ना, रिलायंस के पास पूरी वैल्यू चेन कैप्चर करने की सबसे ज़्यादा वो है। देन अदर कंपनीज, JSW एनर्जी है, अडानी एंटरप्राइजेस भी है। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेज और JSW एनर्जी बेसिकली प्रोडक्शन में काम करने वाली है। NTPC ने भी थोड़ी बहुत चीज़ें अनाउंस करी है। गेल और BPCL में क्या है, देखो गेल ने तो बोला है कि पाइपलाइन के साथ ही हम जो गैस पाइपलाइन है उसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। वहीं पे BPCL क्या कर रहा है, वो बेसिकली बाबा एटॉमिक रिसर्च के साथ उन्होंने टाइप किया है एल्काइलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उसके अलावा वो एक 20 मेगावाट का अपना इलेक्ट्रोलाइजर का प्लांट भी लेके आने वाले बाबा एटॉमिक के साथ। वहीं पे अगर अपन देखें BPCL क्या कर रहा है, जो सॉरी HPCL है, वो यहाँ पे एक मथुरा में अपनी रिफाइनरी लाने की बात कर रहा है, सॉरी IOCL मथुरा में रिफाइनरी लाने की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो अपना HPCL है वो यहाँ पे वाइजैग में रिफाइनरी लाने की बात कर रहा है। ठीक है, अदर कंपनीज कौन कौन सी है जो केमिकल रिलेटेड है, जिनके केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं, या फिर जिनके प्रोडक्शन में यहाँ पे केमिकल्स काम आ सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन काम आ सकता है, एक तो नियोजन केमिकल्स और गुजरात फ्लूरो है जो कि इसमें काम कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट, दीपक फर्टिलाइजर्स। अब दीपक फर्टिलाइजर्स में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो अमोनिया प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब अमोनिया भी एक बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू बनाया जाता है, तो वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन है। और उसके अलावा अल्कलाइन अमाइंस वगैरह हो गए, वेलियंट ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज हो गया। टेक्नोलॉजी में इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है वो KPIT है। स्टोरेज के अंदर लिंडे है, टाइम टेक्नोप्लास्ट है, टाइम टेक्नोप्लास्ट सिलेंडर्स वगैरह बनाती है। उसके अलावा वाटेक भी है जो यहाँ पे इसके अंदर काम कर रही है। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वो है अपनी L&T ने अभी क्या क्या किया है, देखो L&T ने 2-3 कंपनीज के साथ टाइप किया है। तो L&T ने टाइप किया हाइड्रोजन प्रो, थर्मैक्स और यहाँ पे रिन्यू पावर के साथ। ये भी सारी जो चीज़ें फ्यूल सेल्स, ग्रीन एनर्जी और अपना जो
इलेक्ट्रोलाइजर्स के डेवलपमेंट के लिए किया है। तो ये कुछ कंपनीज़ है जो यहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हो सकती है डेफ़िनेटली। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, करंटली जो ग्रीन हाइड्रोजन है बहुत इनिशियल स्टेज पे, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है बिकॉज़ ऑफ इनोवेशन। हो सकता है ये सारी जो कंपनीज़ है दीज़ आर ओनली एक्सपेरिमेंटिंग। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुए तो बहुत सारी कंपनीज़ बैक ऑफ भी कर जाएँगी। बहुत सारी कंपनीज़ हाई कॉस्ट के कारण भी बैक ऑफ कर सकती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे-कैसे यहाँ पे चीज़ें होंगी। दूसरा ह्यूज कैपेक्स और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है। मोस्ट कंपनीज यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रही है वो दे मे नॉट गेट एट द कमर्शियल स्टेज, वो अपने को समझना चाहिए। बट क्या रहेगा अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन पे बैट करना चाहिए तो जो बड़ी कंपनीज है ना, लाइक आई वुड से एल हो गया, ठीक है, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे भी मिलने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, वो सारे प्लांट वगैरह तो बनाती ही हैं। एल का एक हो गया, फिर अपना अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, एंड देन अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया। ये तीन कंपनीज को अपन बैट कर सकते हैं। PSUs I obviously ignore because of other things, because government has nothing to do with the business and they don't do it efficiently, तो वो आई वुड से अवॉइड। बाकी ये मोटा मोटी सारी चीज़ें ग्रीन हाइड्रोजन पे जो आपको देखनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू और इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये आप हमारा पूरा थ्रेड देख सकते हैं। एंड बीट द स्ट्रीट 10 आप यहाँ पे ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, एंड उसका लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ये वीडियो। थैंक यू सो मच।